हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस बैच के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं डोला मारूरा दोहा। क्लास 17 है आज हिंदी साहित्य की ये, और इसके अंदर हमने इससे पहले की क्लासें जरूर देखें और अच्छे से नोट जरूर बनाए आप। देखो आज हम बात करते हैं डोला मारूरा दोहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज जो भी चीजें बताऊंगा वहां से क्वेश्चन पक्का बना है एग्जाम में, हर बार बनता है। देखो सबसे पहले बात करें डोला मारूरा दोहा की, तो इसके रचयिता की बात करें तो वो कौन है? कुशल लाभ हैं या फिर कवि कलोल हैं? किसके? डोला मारूरा दोहा के रचयिता या लेखक कौन है बताओ? कुशल लाभ या कलोल हैं। और इसकी भाषा शैली की बात करें, अगर डोला मारूरा दोहा की भाषा शैली की अगर बात करें तो इसकी भाषा शैली कैसी है? डिंगल है। कैसी है बताओ? डिंगल। और इंपॉर्टेंट है इसका पात्र। डोला मारूरा दोहा के अंदर जो पात्र नायक है ना, नायक वो कौन है? वो जयपुर के कछवा वंश के शासक राजा नल का पुत्र डोला है। मतलब यहाँ पे डोला कौन है? नायक है। आगे बात करें नायिका की, किसकी बात करें? नायिका की। डोला मारूरा दोहा के अंदर नायक तो डोला है और नायिका कौन है? पुंगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री मारवड़ी है। कौन है? मारवाड़ी नहीं, मारवड़ी है। क्या है? मारवड़ी। ये कौन है? नायिका है डोला मारूरा दोहा में। लेखक बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके, कौन है? कुशल लाभ या कवि कलोल। आगे बात करें हम भाषा शैली, इसकी डिंगल है। नायक इसके डोला है और नायिका इसकी मारवड़ी है। आगे बात करें, इसमें नायिका के साथ साथ सह नायिका भी है। कौन सी? सह नायिका भी है। और यहाँ पे सह नायिका कौन है? मालवा की राजकुमारी मालवड़ी है। कौन है? मालवड़ी। ठीक है ना, ये क्या है? ये सह नायिका है। आगे देखेंगे हम, देखिएगा शुक्ल के अनुसार ये रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, सुनिएगा, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में कवि कलोल के द्वारा रचित की गई। ऐसा किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचना सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में कलोल कवि के द्वारा रचित की गई। आगे बात करें जैन कवि कुशल लाभ का जो मिलता है यहाँ पे 1561 ईस्वी में कुछ पद इसके अंदर जोड़ा गया है। सॉरी, ये क्या है? 1473 है यहाँ पे। क्या है ये? 1473 ईस्वी है। ठीक है, कवि कलोल के द्वारा। और जैन कवि कुशल लाभ की बात करें तो इनके कुछ पद जोड़े गए हैं 1561 ईस्वी में, कुछ पद जोड़े गए हैं। देखो शुक्ल के अनुसार ये रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कवि कलोल के द्वारा रचित हुई है। ठीक है, और जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा 1561 ईस्वी में कुछ पद जोड़े गए हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों नाम हमें देखने को मिलते हैं। इस चीज को सही कर लेना, 1473 है ये। फिर आगे बात करते हैं, देखो डोला मारूरा दोहा के अंदर डोला याद रखना, नायक और नायिका दोनों याद रखना। संपादन की बात करें, डोला मारूरा दोहा के संपादन की अगर हम बात करें, इसका संपादन 1934 ईस्वी में किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा संपादन किया गया। किसका? डोला मारूरा दोहा का 1934 ईस्वी में। ठीक है ना। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके संपादन में। कितने विद्वानों का? 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक का नाम है श्री राम सिंह, एक का नाम है श्री सूर्यकरण पारिक और एक का नाम है श्री नरोत्तम स्वामी। सुनिएगा दोबारा, डोला मारूरा दोहा के संपादन में 1934 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक का नाम क्या है? श्री राम सिंह, एक का है सूर्यकरण पारिक और एक है नरोत्तम स्वामी। चलो आगे की तरफ हम बात करते हैं। देखिएगा ये क्या है प्यारे दोस्तों, जो डोला मारूरा दोहा है ना, ये क्या है? देखो राजस्थानी प्रेमाख्यान परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। किससे? राजस्थानी प्रेमाख्यान परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है। किसमें मिलता है? इसका जो मूल रूप था वो दोहों में मिलता है। और दोहे जो हैं श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। कौन से रस से परिपूर्ण है? श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। प्रसिद्ध की बात करें, ये प्रसिद्ध है बीकानेर में, और बीकानेर में यहाँ पे बात करें इसकी प्रसिद्ध कथन है। डोला मारूरा दोहा का ये प्रसिद्ध कथन है जो कि आपको ध्यान रखना है। ये कथन दे के आपको दे दिया जाएगा किस रचना से संबंधित है, तो ध्यान रखना। सोरटियो दोहो भलो
भली मरवण री बात, ये मरवड़ समझ लेना, इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। सोरटियो दुहो भलो भली मरवड़ री बात, तो मरवड़ जैसे ही देखो तो नायिका याद आ जाना चाहिए आपको, डोला मारूरा दोहा से नायिका है ये। जोबन छाई धन भली तारा छाई रात, ध्यान रखना किससे संबंधित है ये पंक्तियां, डोला मारूरा दोहा से संबंधित है ये पंक्तियां। कौन सी? सोरटियो दुहो भलो भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात, ये पंक्तियां, ये प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित हैं? डोला मारूरा दोहा से संबंधित है। आगे की तरफ हम बात करते हैं। देखो अब अगली महत्वपूर्ण जो आती है वह है बसंत विलास। कौन सी है? इसका नाम वसंत विलास भी मिलता है, बसंत विलास भी मिलता है। देखो बसंत विलास वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कहीं से भी क्वेश्चन, जो आज की जितनी भी रचनाएं हैं सारी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हर जगह से एक एक लाइन उठा के असंगत असत्य में क्वेश्चन पूछा गया है इस जगह से। देखो बसंत विलास की बात करें तो ये 1451 ईस्वी की है, इसमें 84 दोहे हैं, सब आगे देखेंगे, पहले यहां से बात करते हैं हम। देखो बसंत विलास के जो रचनाकार हैं वो अज्ञात है, पहली बात तो क्या है? अज्ञात हैं। और इस रचना के अंदर कितने दोहे मिलते हैं? 84 दोहे इस रचना के अंदर मिलते हैं। और आगे बात करें बसंत विलास में प्रकृति और नारी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्रकृति और नारी के श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। कौन किसकी दृष्टि से? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये लाइन बन के आई हुई है एग्जाम में, प्रकृति और नारी के श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहां पे कैसे लिखा हुआ है? मान लीजिए इस तरह से कि बसंत विलास में श्रृंगार रस का वर्णन है, फिर उसकी जगह या कुछ वीर रस लिख दिया जाता है। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो रचना से अलावा जब क्वेश्चन बनेंगे ना तो इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखो प्रकृति और नारी के श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्या? बसंत विलास। आगे बात करें बसंत विलास सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ, प्रकाशित की बात कर रहे हैं हम, 1451 ईस्वी को छोड़ो आप, पहले किसकी बात कर? प्रकाशित की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से प्रकाशित हुआ है ये सर्वप्रथम। 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ सबसे पहले, और इसका प्रथम संपादक किया था श्री केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव ने। किसने किया था? बसंत विलास का प्रथम संपादक किसने किया? श्री केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव ने किया है। और देखो 1451 ईस्वी में, ये जो दिख रहा है ना आपको, 1451 ईस्वी में हस्तलिखित प्रति के आधार पर संपादन किया गया था। इसका 1451 ईस्वी में हस्तलिखित प्रति के आधार पर क्या किया गया था? संपादन किया गया था। और इसमें 84 दोहे हैं। आगे बात करें, देखो आगे बात करते हैं बसंत विलास के बारे में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। केवल पंक्ति ध्यान रखनी है कि किसने कही और किससे संबंधित है। बसंत विलास से संबंधित है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। फिर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या कहा गया? इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। चलो आगे की तरफ बात करते हैं, बस एक नजर में देख लेना है, बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो सब चीजें जो ऊपर हमने बात करी है। चलो अगली तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आगे की तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये जो दिखाई दे रही है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो इस रचना में एक और तो क्या मिलता है? कोकिल कुंजन। इस रचना में एक और तो कोकिल कुंजन और दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास चित्रित किया गया है। इस रचना के अंदर एक और तो कोकिल कुंजन और दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास चित्रित किया गया है, जिसे देखकर विधुर जन तथा वियोगनी नारियां किशोर मदन का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती है। देखो इस रचना में एक ओर तो कोकिल कुंजन और दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास चित्रित किया गया है, जिसे देखकर विदुर जन तथा वियोगनी नारियां किशोर मदन का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती है। अर्थात जो ये पंक्तियां दे रखी है इससे संबंधित ये लाइनें हैं, पर ये पंक्तियां ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये आती है एग्जाम में, ठीक है ना। आपके सामने लिख दिया जाएगा इस तरह से
कि इणी परी कोयली कुंजई, ठीक है, पूंजई युवती मनोर, विदुर वियोगनी धूंजई, कुंजई मायन किशोर। ये पंक्तियां किससे संबंधित है? वसंत विलास से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है ना। देखो, इणी परी कोयली कुंजई, पूंजई युवती मनोर, विदुर वियोगनी धूंजई, कुंजई मायन किशोर। इस रचना में एक और कोकिल कुंजन और दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास चित्रित किया गया है, जिसे देखकर विदुर जन तथा वियोगनी नारियां किशोर मदन का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती है। तो ये लाइनें आप ध्यान रखें। आगे की तरफ बात करते हैं, अगले बिंदु पर आते हैं। अगला है जयचंद प्रकाश। ये दोनों रचनाएं केवल आपको एक नजर देखनी है, बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, जयचंद प्रकाश की बात करें तो रचयिता याद रखें बस भटकेदार। क्या याद रखें? भटकेदार। जयचंद प्रकाश भटकेदार, जयचंद प्रकाश भटकेदार। फिर देखो आगे, जय मयंक जस चंद्रिका। देखो, वो तो जयचंद प्रकाश भटकेदार और फिर जय मयंक जस चंद्रिका। देखो, जयचंद प्रकाश का जवाब दोगे तो भटकेदार दोगे, है ना, जयचंद प्रकाश भटकेदार। और जय मयंक जस चंद्रिका का जवाब दोगे तो देखो, जय मयंक, मयंक जस चंद्रिका, तो ये म का ध्यान रखना, मधुकर कवि, ठीक है ना, जिसमें म आ रहा है उसके साथ ही मधुकर कवि आएगा, ध्यान रखना। जबकि जिसमें म नहीं है उसका आंसर भटकेदार आएगा, जब इन दोनों में कंफ्यूज होने लगे तब। देखो, जयचंद प्रकाश भटकेदार और जय मयंक जस चंद्रिका के कौन है? मधुकर कवि हैं, ठीक है, 1186 ईस्वी से संबंधित हैं। ये दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका में, दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। कौन सी दो रचनाओं में? जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका के अंदर। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। ऐसी बात भी राठौर और ये जो ख्यात रहती है उसके अंदर, दयाल दास की जो ख्यात है आपने सुनी होगी, ठीक है, उसके अंदर ये चीजें देखने को मिलती है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये रचना नोटिस मात्र है केवल। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन सी रचना केवल नोटिस मात्र है? जय मयंक जस चंद्रिका है। दोनों रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, तो केवल बस ऐसे ही देख लेना है कि कौन रचनाकार है इनका। फिर देखो, आगे की तरफ हम बात करें, आदि अब होता है स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आदिकाल का आरंभिक गद्य साहित्य। आप जो पढ़ रहे थे पद्य, अब गद्य की हम बात करें, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट नहीं कि गद्य का है पद्य का है, इंपॉर्टेंट है रचना और इनके रचयिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब होते हैं यहाँ से जो भी बिंदु आपको दिख रहा है, पक्का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के अंदर। कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य कोई भी एग्जाम आप देखोगे तो इसके पहले के सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको। हर लाइन एक क्वेश्चन आया होगा कि निम्न में से सत्य बताइए, और यहाँ पे हर तीनों चारों से लाइन उठाई गई थी एक एक, तो मतलब एक ही प्रश्न के अंदर पूरा टॉपिक खत्म। देखो, सबसे पहले बात करें आदिकाल के आरंभिक गद्य साहित्य के अंदर, देखो राहुल वेल की बात करें। देखो, ये रचना है राहुल वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वेरी इंपॉर्टेंट। वन रत्नाकार वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बाकी तो अन्य है, देखो आपने कीर्तिलता, विद्यापति, ये उधर भी पढ़ ली है, तो मतलब इनमें कुछ कुछ भाग गद्य के भी दिखाई देते हैं, तो वो रचना यहाँ पे अन्य के रूप में आ गई है। वो केवल आपको वहां पे रचनाकार ही देखना है। पर ये जो तीनों रचनाएं है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं आपको, पेपर के दृष्टिकोण से मान लीजिए छपने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। देखो, राहुल वेल के रचयिता याद करो, लेखक कौन है? रोड़ा कवि है। राहुल वेल, देखो राहुल वेल के कौन है? रोड़ा कवि है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के कौन है? पंडित दामोदर शर्मा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौन है बताओ? दामोदर शर्मा है। और वन रत्नाकार के कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। तीनों रचनाएं हैं, बिना ट्रिक के भी याद रख लोगे आसानी से। राहुल वेल के रोड़ा कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सा व्यक्ति? पंडित दामोदर शर्मा। वन रत्नाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर। राहुल वेल के कौन है? रोड़ा कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के पंडित दामोदर शर्मा। वन रत्नाकार के ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इन तीनों रचनाओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हमें ये देखना है कि हम क्या क्या इसके अंदर आगे देखने वाले हैं। देखो, आगे बात करें हम तो अन्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रचना।
कुवलेमाला कथा, ये आपको जीके में भी काम आ सकती है। कुवलेमाला कथा या कुवलेमाला रचना के किसने रची है? तो उद्योतन सूरी ने रची है। राजस्थानी की 18 भाषाओं का इसके अंदर उल्लेख है। कीर्तिलता विद्यापति हमने पढ़ चुके हैं, पर इसमें कुछ कुछ जगह पे गद्य का भाग दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे लिखी हुई मिल गई है, आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्राकृत पेंगलम, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जैन आचार्य हेमचंद्र हैं इसके रचयिता। कौन है? जैन आचार्य हेमचंद्र हैं प्राकृत पेंगलम के। संदेश रासक पढ़ चुके हो, अब्दुल रहमान है इसके रचयिता। किसके? संदेश रासक के। ठीक है, आगे बढ़ते हम, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं राउल वेल की। किसकी बात करते हैं? राउल वेल की बात करते हैं। ये 10वीं शताब्दी की रचना है। कौन सी शताब्दी की है? 10वीं शताब्दी का। राउल वेल से, वन रत्नाकार से, उक्ति व्यक्ति प्रकरण से कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना? राउल वेल के बताओ कौन सी शताब्दी की रचना है? 10वीं शताब्दी की रचना है। लेखक कौन है राउल वेल के? रोड़ा कवि है। राउल वेल के जो लेखक हैं वो रोड़ा कवि है। और ये इंपोर्टेंट लाइन है, गद्य पद्य मिश्रित रचना है और चंपू काव्य है। ये मतलब जिस रचना के अंदर गद्य पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो ये गद्य पद्य मिश्रित रचना है, मतलब ये चंपू काव्य भी है। ये लाइनें कैसे काम आएगी सर हमारे? निम्न में से कौन सी असत्य है, कौन सा असत्य है? जब ऐसा लिखकर आएगा तो वहां लाइन कुछ भी आ सकती है। राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य रचना है क्या? तो ये सब बातें वहां काम आएगी आपको। देखो, इस राउल वेल के अंदर अगर हम बात करें, किसके अंदर? राउल वेल के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पे जो राउल है ना, लग ऐसे रहा होगा कि जैसे इसमें मेल फीलिंग आ रही है, पुरुष की फीलिंग आ रही है राउल नाम से। इसीलिए तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये यहाँ पर नायक नहीं, क्या है? नायिका है, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी नायिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। नायिका कौन है? राउल है। ठीक है, तो नायिका राउल है इसके अंदर, ये जरूर आप ध्यान रखें। और इस कथा के इस रचना के अंदर क्या महत्वपूर्ण बात है? इस रचना के अंदर जो राउल नायिका है उसके सौंदर्य की चर्चा हुई है। राउल नामक नायिका के सौंदर्य के नक्शिक का वर्णन मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में छपती है बार बार। देखो क्या बात करते हैं आगे। देखो, राउल नामक नायिका के नक्शिक वर्णन है इसके अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, फिर आगे बात करें, इस रचना के अंदर पहले तो पद्य में और उसके बाद गद्य में किया गया है। मतलब पहले इस रचना के अंदर जो रचना मिलती है तो पहले तो इसके अंदर पद्य मिलता है, उसके बाद गद्य में किया गया है। आगे बात करें तो हिंदी साहित्य में नक्शिक परंपरा की शुरुआत राउल वेल से ही होती है। अगर हिंदी साहित्य में अगर नक्शिक परंपरा की अगर शुरुआत होती है तो वो राउल वेल रचना से ही होती है। आगे बात करें तो देखिएगा, ये लौकिक श्रृंगारिक काव्य धार, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली भी, कोई भी लाइन छोड़ने वाली नहीं है। देखो, ये लौकिक श्रृंगारिक काव्य है। पहली बात तो श्रृंगारिक काव्य धार, धार कहाँ? मध्य प्रदेश में, मालवा के शिलालेख पर अंकित है। मतलब ये एक ऐसी रचना भी है जो शिलांकित थी। ठीक है ना? कहाँ पे? ये लौकिक श्रृंगारिक काव्य धार मालवा के शिलालेख पर क्या थी? अंकित थी। तो इस लाइन का जरूर गौर रखें आप। ठीक है, भाषा की बात करें राउल वेल के अंदर तो हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं इसके अंदर। मतलब इसके अंदर भाषा की बात करें राउल वेल में तो हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रधान रूप से राजस्थानी दिखाई देती है। फिर आगे पॉइंट बात करें हम भाषा इसके अंदर और बात करें तो मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, परंतु इसके पछाई और पूर्वी अपभ्रंश का भी सम्मिश्रण है। अच्छे से रखें हर एक लाइन को, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी लाइन पेपर में बन सकती है। तो ये सारी बातें आपको समझ में होगी। यहाँ पे क्या याद रखना है? एक तो नक्शिक वाली लाइन इंपोर्टेंट है, नायिका राउल याद रखना है, दूसरी लाइन गद्य पद्य मिश्रण और रोड़ा कवि, सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें यही है। जब एक दिन पहले पढ़ के जाना है तो ये सब तरह से पढ़ना है जब एग्जाम देने जाओ तब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। बाकी अच्छे से तैयारी रखोगे अभी से तो बिल्कुल जीत जाओगे एग्जाम में। देखो आगे बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। ये भी महत्वपूर्ण रचना है, मैंने बोल दिया है कि ये तीनों चारों जो रचना बताई सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो कब की रचना है? 12वीं शताब्दी की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कब की रचना है बताओ? 12वीं शताब्दी की ये रचना है।
समय इसका लगभग 1145 ईस्वी के लगभग रचित हुई मानी जाती है। बस समय है ये, ध्यान रखना 1145 ईस्वी के लगभग की है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, क्योंकि ये जो समय लिया गया है ये एक तरह से मतलब लेखक के अनुसार लिया गया है। तो देखो 12वीं शताब्दी 1145 ईस्वी के समय। अब इंपॉर्टेंट बात होती है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो लेखक हैं वो दामोदर शर्मा है। पंडित दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के कौन है? लेखक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है लाइन, पेपर में छप सकती है। देखो आदिकाल का यह व्याकरण ग्रंथ है, ध्यान रखना आदिकाल का क्या है? ये व्याकरण ग्रंथ है। तो बताइए आदिकाल का व्याकरण ग्रंथ कौन सा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो आगे, ग्रंथकर्ता ने इसकी भाषा को अपभ्रंश कहा है। ग्रंथकर्ता ने इसकी भाषा को क्या कहा है? अपभ्रंश भी कहा है। पर अभी तक की 2 लाइन याद रखना, आदिकाल का ये व्याकरण ग्रंथ है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना। ये बातें आपको बहुत काम आने वाली, जो बीच बीच में मैं बता रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको इंगित करते हुए भी चले। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं। देखो ग्रंथकर्ता ने, पढ़ना सारा है पर इसलिए बता देता हूं ताकि आपकी नजर उस पर ज्यादा रहे, तो आपका एग्जाम में गलत ना हो। ग्रंथकर्ता ने इसकी भाषा को अपभ्रंश कहा है। किसकी भाषा को अपभ्रंश कहा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आगे बात करें, महाराजा गोविंद चंद्र के सभापति दामोदर शर्मा ने यह रचना राजकुमारों को कन्या कुब्ज और काशी प्रदेश, ये पॉइंट बिंदु ध्यान रखना, फिर दोबारा बोल रहा हूं, देखो महाराजा गोविंद चंद्र के सभापति दामोदर शर्मा ने यह रचना राजकुमारों को कन्या कुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालिक भाषा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से की थी। अब आपसे क्या पूछा जाएगा पता है? देखो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के अंदर, इस रचना के अंदर कहाँ का वर्णन देखने को मिलता है? काशी प्रदेश का, या फिर बनारस भी ऑप्शन में हो सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन होगी ये, देख लो आप, ठीक है। महाराजा गोविंद चंद्र ने सभापति दामोदर शर्मा ने यह रचना राजकुमारों को कन्या कुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालिक भाषा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से की थी। फिर देखिएगा आगे, सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा प्राचीन और कोसली अवधि बताते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं इसकी भाषा क्या बताते हैं? प्राचीन कोसली अवधि बताते हैं। किसकी भाषा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। क्या याद रखना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पंडित दामोदर शर्मा, ये व्याकरण ग्रंथ है। 2 बातें ज्यादा याद रखनी है। काशी प्रदेश का इसके अंदर क्या हुआ है? वर्णन देखने को मिलता है। फिर देखो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बाद अगली रचना आती है वर्ण रत्नाकर। कौन सी आती है? वर्ण रत्नाकर। ये भी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण कैसे है? देखो एक तो यह है मैथिली भाषा से महत्वपूर्ण है, एक तो ध्यान रखना मैथिली भाषा वाला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसके अंदर। देखो वर्ण रत्नाकर के लेखक आते रहते हैं बार बार एग्जाम में, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिल भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के थे? मैथिल भाषा के। और इसे मैथिल का विश्वकोश भी कहा गया है। वर्ण रत्नाकर को मैथिल का विश्वकोश भी कहा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण लाइन है भाई, ठीक है ना। फिर देखो इधर की तरफ सुनिएगा, मैथिली गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ है ये। मैथिली गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कवि समय पर आधारित है। कौन सा? वर्ण रत्नाकर। क्या याद रखोगे? 14वीं शताब्दी का है ये, पहली बात तो। पर याद क्या रखना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर और मैथिल भाषा, बस ये याद रखना है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं। इसको जो संपादित किया है वर्ण रत्नाकर को, इसको संपादित करने का काम सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसने किया है? महत्वपूर्ण तो ये है, ठीक है। मतलब 2 नाम दे रखे हैं पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। संपादित किसने किया है? सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से इसका संपादन किया गया है। और इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है, ठीक है। कैसा इसका ढांचा? विश्वकोशात्मक है। अगला जो आता है ये हो गए खत्म। बस अगला जो आता है कूलेमाला कथा के बारे में। तो ध्यान रखना कूलेमाला कथा के बारे में बात करें तो 9वीं शताब्दी की रचना है, उद्योतन सूरी की है, काफी महत्वपूर्ण है, जीके में पूछी जाती है बार बार। राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख इसके अंदर दिया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कूलेमाला कथा में ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्कालिक भाषा के नमूने मिलते हैं। तो याद क्या रखोगे? उद्योतन सूरी और 18 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। तो ये हुए मेरे प्यारे दोस्तों सारी जानकारी। और आगे की तरफ रुकना भी, अभी हम
हम बात कर लेते हैं। और देखो, अब आदिकाल में सूफी काव्य तो नहीं चलेगा, पर आदिकाल का सूफी काव्य की एक रचना भी है, देख लीजिएगा कौन सी है, चंदायन। कौन सी है? क्योंकि ये आदिकाल का जो सूफी काव्य है लगभग समय के मिलता है 1300 क्या है इसका 79 ईस्वी। ठीक है, चंदायन की बात करें, चंदायन रचना है, कौन सी रचना है ये? आदिकाल से संबंधित सूफी काव्य की रचना है, जो यहीं पे आपको देख लेनी है। चंदायन के रचनाकार याद रखना मुल्ला दाऊद, ठीक है ना, मुल्ला दाऊद। चंदायन का याद रखना मुल्ला दाऊद। ये प्रथम सूफी काव्य है और अवधि का भी प्रथम काव्य है, अवधि का भी प्रथम काव्य है ये। आदिकाल के सूफी काव्य के अंदर एक रचना याद रखोगे, चंदायन, मुल्ला दाऊद रचनाकार है। ये प्रथम सूफी काव्य है। क्या है? प्रथम सूफी काव्य है और अवधि का भी प्रथम काव्य है। ये प्रथम सूफी काव्य है, अवधि का भी प्रथम काव्य है। और इसके अंदर चंदा और लोरिक की प्रेम कथा है। इसके अंदर किसकी प्रेम कथा है? चंदा की तो है ही सही, पर साथ में क्या याद रखोगे? लोरिक। ये लोरिक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि चंदा तो प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है, पर लोरिक ध्यान रखना। लोरिक की प्रेम गाथा है, दोहा चौपाई शैली में रचित है ये रचना, ध्यान रखना। चंदायन, मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी काव्य, अवधि का प्रथम काव्य, चंदा और लोरिक की प्रेम कथा है और दोहा चौपाई शैली में रचित है। तो ये हुई सारी क्लास अपनी आज की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। अच्छे से नोट करना और याद कर लेना, पेपर में 100% छपता है क्वेश्चन इस जगह से। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।